कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, है ना। चल रही है ना मस्त तरीके से। तो हमने जीए की फर्स्ट क्लास आपके साथ शेयर कर दी थी। और जो नए हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये मैं अपने पीडब्ल्यू के नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे कॉमेंट्स आते रहते थे कि जीए के लिए क्या करूँ। बहुत सारे कमेंट्स के मेरे पास एक ही सॉल्यूशन थे कि मेरे जो जीए के नोट्स है, जो मैं बनाती हूँ जीए के नोट्स, वो नोट्स आपके साथ मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूँ। तो बस यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हिस्ट्री ऑफ बैंक जो हम अब पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे, उसकी मैंने पहली कुछ टॉपिक्स पे हमने बात कर ली है पहली क्लास में। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके आप पहले देखिए और उसके बाद आप सेकेंड क्लास को एंजॉय कीजिए। तो जो पहली क्लास देख चुके हैं उन्हें आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, उसके बाद ही आप यहाँ पे आना, तो अच्छी तरीके से याद रहेगा कि कैसे क्या है। चलो, आज हम पढ़ेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप चाहें तो साथ में नोट्स बना सकते हैं या फिर ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना कब हुई तो देख लो 1921 में। और हाँ, मैं बता दूं कि ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैंने जितने भी यहाँ पे नोट्स बनाए हैं ना, सारे मतलब डिट्टो मैंने वही चीज़ लिखा है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराना कि कुछ छूट जाएगा या फिर कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आप जितने पूछे जाएंगे ना, उससे ज़्यादा ही आप यहाँ से पढ़ के जाओगे। चलो, तो हम बात कर रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। कब हुई थी तो 1921 में हुई थी। और इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई ना, तो उस वक्त ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक था। और इतना बड़ा बैंक था कि इसे करेंसी इशू करने का भी पावर था। अब आप बोलोगे करेंसी इशू तो आरबीआई करता है, ये क्या बता रही हो आप। जी हाँ, आरबीआई करता है, लेकिन आरबीआई की स्थापना जो हुई है वो 1935 में हुई है। कब हुई है 1935 में हुई है आरबीआई की स्थापना। तो उससे पहले क्या करेंसी इशू नहीं होती थी? होती थी। तो कौन करता था? यही करता था। कौन? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात समझ में आई। देखो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो मर्ज करके बना हुआ है। तो कौन कौन से बैंक मर्ज करके बने हुए हैं, चलो अब उस पर बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ लिखा है मैंने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। अब इसके पीछे क्या कहानी है, इस बैंक को किसने स्थापना किया? तो देखो, जब अंग्रेज भारत आ रहे थे ना, तो जापान से होते हुए, चाइना से होते हुए वो भारत में उन्होंने एंट्री की। अब भारत में जब एंट्री की तो वो वेस्ट बंगाल साइड से एंट्री की, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल साइड से जब उन्होंने एंट्री की तो उन्हें लगा कि अब यहीं पे रुक जाना चाहिए। बेचारे के लोग का पैर दिमाग सब थक गया होगा, तो उन्होंने कहा कि यहीं पे अब थोड़ी देर हम डेरा डालते हैं। और उन्होंने अपना ठहराव जो है, सबसे पहला ठहराव कहाँ बनाया तो वेस्ट बंगाल में बनाया। अब किसी के घर में आप ज़बरदस्ती जाके घुस जाओगे तो वो तो आपसे लड़ाई करेगा ही। तो बंगाल का जो नवाब था वो अंग्रेजों से लड़ाई करने पे उतर आया। तो अंग्रेज जो थे उनके पास ज़्यादा हथियार था, ये सब तो आपको पता ही होगा। आधुनिक वाले हथियार थे उनके पास। तो उन्होंने अंग्रेज के बंगाल के नवाब जो था, उन्होंने एक बार में उसे हरा दिया और उसकी सत्ता पे उसके घर में जाके बैठ गया। ये बात समझो, ठीक है। तो अब उसकी सत्ता में जाके बैठ गया। अब वहाँ पे वो सत्ता करने लगा। अब सत्ता करने लगा तो उनको चाहिए बैंक। तो उन्होंने सबसे पहले, जो अंग्रेज जो है वो सबसे पहले जो बैंक बनाई, वो बैंक थी बैंक ऑफ बंगाल। कौन सी बैंक थी? बैंक ऑफ बंगाल। तो इससे ना बैंक ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है, लेकिन अब कोलकाता का नाम बदल के तो वो रख दिया गया है, बंगाल रख दिया गया। 1809 में शायद बंगाल नाम रख दिया गया है। 1806 में, 6 तक शायद कल कोलकाता था। इतना मतलब ठीक से पता नहीं है, लेकिन हाँ, इसे ना अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अंग्रेज द्वारा बनाया गया पहला बैंक कौन सा था, तो आपको यही जवाब देना है कि बैंक ऑफ बंगाल। और कब बनाया गया तो 1806 में। कब बनाया गया? 1806 में, ठीक है। देखो, अब बेचारे सब बंगाल में रुक गए। अब उन्हें पता ही नहीं था कि अब आगे कहाँ बढ़े। देखो, आप किसी भी अनजान शहर में जाते तो आप पूछते पूछते ही आगे बढ़ते ना, तो इन्हें भी टाइम लगा। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की और उसके बाद 1840 में जाके बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की। अब बैंक ऑफ मतलब धीरे धीरे अपनी पैर पसारने लगे, धीरे धीरे अपनी सत्ता बढ़ाने लगे। तो वहाँ पे भी अपनी बैंक बनाई, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर 40 के बाद सीधा 93 में बैंक ऑफ मद्रास में जाके इन्होंने अपनी
बैंक की स्थापना की। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे ये तीनों जगह इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बना ली, अपना ही कानून ये अपना चलाने लगे। और इसीलिए भी कहा जाता है कि मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इसीलिए इसे प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये तीनों बैंक को मर्ज क्यों किया गया, तो सुनो। मर्ज इसलिए किया गया क्योंकि ब्रिटेन की महारानी ने बोला था। अब ब्रिटेन की महारानी ने ऐसा क्या बोल दिया कि इस तीनों बैंक को मर्ज करना पड़ा। देखो 1900 के बाद जो ब्रिटेन की जो महारानी थी वो आई भारत घूमने के लिए। अब भारत घूमने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि भारत में ना मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है यार, यहाँ पे अच्छे अच्छे बिजनेस चलाए जा सकते हैं। तो इसने कहा कि हम भारत में अपनी शासन चलाएंगे और यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे। अब डेवलपमेंट करना था तो इसे चाहिए था एक बैंक जो इसे कैपिटल इशू करवाता। ठीक है, करेंसी इशू करवाता। तो अब ये नन्हे मुन्ने बैंक जो थे वो इतने बड़े बड़े मतलब करेंसी तो इशू कर नहीं सकते थे। तो इसे चाहिए था एकदम मोटी रकम जो मतलब इन्हें बिजनेस करने में इनकी हेल्प करे। तो इसने इन लोगों ने क्या किया कि ये तीनों बैंक को ना मर्ज कर दिया। क्या किया, मर्ज कर दिया, मतलब तीनों बैंक को मिला के एक बैंक बना दिया गया। अभी भी मोदी सरकार करती है ना, बहुत सारे बैंकों को मर्ज कर रही है। तो यही काम उस वक्त भी हुआ, तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया। तो इस बैंक का नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक इन लोगों को अच्छी खासी करेंसी देती थी भारत में डेवलपमेंट करने के लिए। इंपीरियल बैंक जो है वो किस कमेटी के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपसे पूछेगा तो आपको बताना हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब मैंने आगे लिखा है रिपोर्ट 1926। अब इसका क्या मतलब है, देखो इंपीरियल बैंक के बाद ना बहुत सारे प्राइवेट बैंक खुलने स्टार्ट हो गए। और हाँ, मैंने जो आपको पीछे पढ़ाया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान या फिर सेंट्रल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारे बैंक प्राइवेट है। अभी तक इसमें से कोई भी बैंक जो है वो सरकारी नहीं है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, तो सारे के सारे बैंक प्राइवेट ही थे। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है 1926 रिपोर्ट। अब इसका क्या मतलब है, तो इंपीरियल बैंक के बाद ना बहुत सारे प्राइवेट बैंक ओपन होने लगे। अब जरूरी तो नहीं है कि सब सारे के सारे अच्छे ही हों, तो ऊपर से अंग्रेज ऑफ कोर्स अच्छे नहीं होंगे, हमें गुलाम बनाने आए थे तो कहाँ से अच्छी नीयत से आए होंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे अंग्रेज ना भारतवासियों के पैसा लेके भाग गए। बताया कि आपका पैसा हम अपने बैंक में रख रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में उन सबके पैसे लेके भाग गए। आप बेचारे भारतवासी क्या करें, तो अंग्रेज के जो हेड थे, ये जो ये सब कमांड संभालते थे ना, उनके पास सब गए और कहा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, ये तो खराब बात है। तो अब अंग्रेज को भी अपनी इमेज उस वक्त थोड़ी मोड़ी क्लियर रखनी थी ना, तो उन्होंने क्या कहा कि चलो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। और उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली 1926 में, और उन्होंने कहा कि इस सारे बैंक, जितने भी बैंक ओपन हुए, सारे बैंक के ऊपर एक बैंक रहेगा जिसका नाम रहेगा आरबीआई। क्या नाम रहेगा, आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो मेड बाय हिल्टन यंग कमेटी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आरबीआई किस कमेटी के द्वारा बनाया गया, तो हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा बनाया गया। समझ लो कि सारे बैंक का जो ये है क्या है, दादाजी है। अब दादाजी की बात तो हर किसी को माननी पड़ेगी, है ना। जैसे अभी सारे बैंक जो है वो आरबीआई की बात मानते हैं ना, वैसे ही हाल उस वक्त भी था कि सारे बैंक को जो है आरबीआई की बात माननी ही थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि फ्रॉड थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। ठीक है, और ऐसा कहा गया कि आरबीआई अब अपना कानून बनाएगा और यही कानून अब सारे बैंक को मानने पड़ेंगे। और हाँ, इस वक्त भी आरबीआई क्या है, प्राइवेट ही है। इस वक्त भी आरबीआई सरकारी वरकारी अभी नहीं बना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 अप्रैल 1935 आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो 1935 को आरबीआई की जो है स्थापना हुई। कब हुई, 1935 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सब चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट ही लिखे, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो अब आरबीआई जो बना वो कितने कैपिटल में बना, तो 5 करोड़ कैपिटल में बना। 5 करोड़ कैपिटल में। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीआई जो है वो कितने कैपिटल में बना था, तो 5 करोड़ कैपिटल में। तो अब ये 5 करोड़ लगाया किसने, तो ऑफ कोर्स वहाँ के प्राइवेट शेयर होल्डर ही ने लगाया होगा। तो इंग्लैंड में जितने भी काम होते हैं ना, वो सबके सब बिजनेसमैन के द्वारा ही किए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि थोड़े पैसे बिजनेसमैन लगाते हैं, थोड़े सरकार लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है ना। लेकिन विदेशों में बहुत सारे, मतलब इंग्लैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, अभी भी नहीं है। वहाँ भी मतलब बिजनेसमैन ही बैंक वगैरह ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो उस वक्त
वक्त भी आरबीआई प्राइवेट था, तो प्राइवेट होने के कारण बिजनेसमैन लोगों ने ही इसमें 5 करोड़ लगाए थे और 5 करोड़ कैपिटल देके आरबीआई को खड़ा किया था इन लोगों ने। यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई कैसी बॉडी थी, तो आपको बताने कि आरबीआई जो है वो शेयर होल्डर बॉडी थी। ओके, आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था उस वक्त कहाँ था, तो कलकत्ता में। कहाँ था, कलकत्ता में। और फिर 1937 में ये हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया और अभी भी तक मुंबई में ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ था। ठीक है, और ये रहा था 1935 से लेकर 1937 तक। ठीक, और आरबीआई जो है वो अपनी फर्स्ट करेंसी जो लॉन्च की थी वो कब लॉन्च की थी, तो 1938 में फरवरी में। और कितने रुपए की, तो 5 रुपये की। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने अपनी फर्स्ट करेंसी कब लॉन्च की थी, तो 1938 में। और कितने रुपए की, तो 5 रुपये की। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। जो आरबीआई है वो कुछ समय के लिए बर्मा एंड पाकिस्तान का भी आरबीआई रह चुका है, और ये जो बर्मा है अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 जनवरी 1949 आरबीआई वॉज नेशनलाइज। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी कहानी होगी। आरबीआई जो है वो नेशनलाइज हो गया, मतलब प्राइवेट बॉडी से गवर्नमेंट बॉडी बन गया। अब ये कहानी कैसे हुई भाई, तो सुनो, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, राइट। अब आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने अपनी सत्ता संभाली। उन्होंने कहा कि अब हमारा देश जो है वो विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, बहुत हुआ दूसरों का गुलाम, अब हम विकास करेंगे। तो विकास करने के लिए हमें चाहिए बैंक। देखो, जब बैंक से कोई लोन लेगा तभी तो विकास होगा। जब आप बैंक से घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तभी तो आपका विकास होता है। मतलब कुछ ना कुछ तो आप बैंक से लोन लेते हैं तभी आप अपने में ग्रोथ करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना घर बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए लोन लिए होंगे, जैसे घर, होम लोन, एग्रीकल्चर लोन, बहुत सारे लोन, एजुकेशन लोन, है ना, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, इस तरीके का लोन लेते हैं खुद का डेवलप करने के लिए। और जब हम खुद का डेवलप करते हैं तो हमारी सरकार और हमारा देश डेवलप होता है ना। तो इसी सब बात को ध्यान पे रखते हुए हमारे भारत सरकार ने कहा कि बैंक लोगों को हम ग्रामीण क्षेत्र में भेजेंगे, और वहाँ पे जब ग्रामीण लोग जो इससे लोन लेंगे तो हमारा देश विकास होगा। लेकिन बैंक जो था वो प्राइवेट था, तो बैंक ने साफ मना कर दिया, अरे भाई तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। तो बैंक लोग नहीं गए। तो सरकार को आया गुस्सा, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, तुमसे ही क्या होगा, हम आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई तो हमारी बात मानेगा ही। तो उन्होंने आरबीआई को कहा कि देखो, तुम्हारे जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं ना वो मेरी बात मान नहीं रहे हैं, देखो तो तुम उन्हें ऑर्डर दो और तुम बोलो कि जाके ग्रामीण क्षेत्र में वो बैंक लगाए, ताकि वो ग्रामीण वासी जो है वो लोन ले, और तभी हमारा देश डेवलप होगा। तो आरबीआई भी मना कर दिया कि अरे तुम होते कौन हो भाई हमें ऑर्डर देने वाले, हम नहीं तुम्हारी बात मानेंगे। फिर सरकार को आया गुस्सा, अरे ये सारे प्राइवेट बैंक जो है वो सब, मतलब सब अब खुद ही नाक पे चढ़े हुए हैं भाई, कोई जो है वो सरकार की बात मान ही नहीं रहा है। तो सरकार ने कहा कि भाई ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। तो सरकार ने क्या किया कि आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया, मतलब आरबीआई को सरकारी बना दिया। तो अब तो इसको बात माननी ही पड़ेगी जब ये सरकार के अंडर काम करेगा। तो अब सरकार ने कहा कि देखो, अब तो तुम मेरे अंडर काम कर रहे हो, तो अब तुम अपने नन्हे मुन्ने बालकों को बोलो कि जाके अपने ग्रामीण क्षेत्र में वो ब्रांच लगाए। तो आरबीआई ने कहा कि देखो, मेरे पास तो इतना कंट्रोल नहीं है, मुझे मतलब इतना कंट्रोल मिला नहीं है कि मैं अपने नन्हे मुन्ने को अपने कंट्रोल में रख सकूँ, है ना। तो अब और बड़ी समस्या हो गई। तो भारत सरकार ने कहा कि रुको, हम तुम्हें एक पावर देते हैं जिस पावर से तुम इस सब पे अपना जादू मंदिर चला सकते हो। तो भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट के तहत आरबीआई जो है वो सारे बैंक पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपसे पूछेगा भी कि आरबीआई किस एक्ट के तहत बैंकों पे कंट्रोल करता है, तो आपको बताना है सेक्शन 35A के तहत आरबीआई सभी बैंकों पे कंट्रोल करता है। और ये पावर इसको मिला कब, तो 1949 में इसको ये पावर मिला। और ये भी पूछेगा कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, तो आपको बताना है 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हुआ था। और किस वजह से नेशनलाइज हुआ ये भी मैंने आपको स्टोरी बताई है।
तो आई जस्ट होप कि आपको ये आज की स्टडी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ऐसे करके हम सारे चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ बैंक की आज की 2 क्लास हो गई है, 1 से 2 क्लास और होगी, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। अगर इसमें कुछ और सुधार करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना, क्योंकि मेरा भी ये पहला ही एक्सपीरियंस है। और आई जस्ट होप कि मैं आपको अच्छे से बता पा रही हूँ, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास को एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना ताकि अच्छे से याद रहे। नोट्स बनाना हो तो ज़रूर इसे बना लेना, देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। और जितना मैंने लिखा है ना इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तो पूछेगा भी नहीं। और जो जो सर बताते जाते हैं मैं एक एक पॉइंट लिखती जाती हूँ, तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, तो आप बेफिक्र रहिए। तो कैसा लगा आपको हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर देना, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना पसंद आया हो तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और बस इतना ही, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए एंजॉय, बाय बाय।